भैया बहनों, आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन। हमने इसके पिछले वीडियो में जिन जिन बिंदुओं को अध्ययन किया था उनकी एक सारांश रूप में चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात हम आगे अध्यापन शुरू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में अध्याय 6 केंद्र सरकार कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के पुस्तक के अंदर से केंद्र सरकार के बारे में चर्चा की थी। उस केंद्र सरकार के अध्याय के अंदर हमने ये समझा था कि सरकार का अर्थ और परिभाषा, फिर सरकार का अर्थ परिभाषा समझने के बाद सरकार के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सरकार के प्रकारों में हमने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में समझा था। फिर हमने व्यवस्थापिका के बारे में चर्चा शुरू की थी, जिसके अंतर्गत हमने व्यवस्थापिका का जो पहला अंग है लोकसभा की संगठन की संरचना और उसके बारे में विस्तृत रूप से समझा था, जिसके अंतर्गत हमने उसकी सदस्य संख्या, लोकसभा के निर्वाचन की पद्धति, सदस्यों की योग्यता और उसका कार्यकाल, उसके पदाधिकारी, लोकसभा के कार्य और शक्तियाँ आदि के बारे में चर्चा की थी। आज हम एक इस अध्याय में आगे के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आज हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। आज हम क्या क्या समझेंगे, तो राज्यसभा के संगठन, उसकी रचना, फिर उसके कार्य और शक्तियाँ, उसको समझेंगे। तो आइए समझते हैं। राज्यसभा के संगठन और संरचना की अगर बात करें तो राज्यसभा संसदात्मक भारतीय संसदात्मक व्यवस्था के अंदर उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। ध्यान रखना, द्वितीय सदन है राज्यसभा और उच्च सदन है। सॉरी, लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। लोकसभा को जितनी शक्तियां प्राप्त है उतनी राज्यसभा को शक्तियां प्राप्त नहीं है, उसकी तुलना में कम शक्तियां प्राप्त है। राज्यसभा की संगठन और रचना की अगर बात करें तो सबसे पहले सदस्य संख्या कितनी होगी, तो अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है, जिसके अंतर्गत 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 233 सदस्य राज्य की विधान मंडलों द्वारा चुनकर निर्वाचित होकर आते हैं। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, वो किस प्रकार के होंगे, तो वह सदस्य होंगे जो भारत के ख्यात प्राप्त व्यक्तित्व होते हैं, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता होते हैं, जो कला क्षेत्र में विशेष योग्यता रखते हैं, साहित्य में विशेष योग्यता रखते हैं। इस प्रकार के जो व्यक्ति होंगे उन्हें राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। संख्या है 12। निर्वाचन पद्धति की अगर आप बात करें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, तो राज्य विधान मंडलों के द्वारा भारत की जितने भी राज्य हैं उनके विधान मंडलों द्वारा 233 सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे और यह सदस्य जो निर्वाचित होकर आएंगे वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित होकर आएंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, तो इसके अंतर्गत जब चुनाव होता है तो जैसे कोई 4 उम्मीदवार खड़े हुए, सोहन, मोहन, प्रीति, और कालूराम, ये 4 उम्मीदवार खड़े हुए। इन 4 उम्मीदवारों के ऊपर मतदान होता है। राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं तो क्रम देते हैं। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब क्रम निर्धारित होता है। अपने सामान्य जब अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति होती है तो जब वोटर जाता है तो मशीन के ऊपर किसी 16 उम्मीदवार है, उनमें से किसी एक को चुनकर आ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्रम निर्धारित होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति का मतलब होता है कि जो सदस्य राज्यसभा के चुनाव में जब मत देने जाता है तो क्रम निर्धारित करता है। जैसे उन्होंने कालूराम को प्रथम क्रम दे दिया, सोहनलाल को दूसरा, मोहन को तीसरा, प्रीति को चौथा। फिर यह मतपत्र वो फोल्ड करके और मतपेटी में डाल देते हैं। जब इनकी गिनती होती है तो जिनको क्रम 1 दिया है, अगर ये न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है, 1 क्रम देने वाला व्यक्ति, तो ये निर्वाचित हो जाता है। तो इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों का होता है। योग्यता की बात करें तो लोकसभा के सदस्य की जो निर्वाचन की योग्यता है, लगभग सारी योग्यता वही है
एक योग्यता में दोनों में अंतर है। लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन के लिए उम्र जो होती है वह 25 वर्ष होती है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन की उम्र कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। बाकी शेष 3 योग्यता समान है। भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता, वह राज्य या केंद्र के सरकार के किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। न्यायालय द्वारा उसके ऊपर कोई दिवालियापन का या पागल घोषित करने का कोई आदेश पारित नहीं हुआ हो, इस प्रकार का व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो सकता है। सदस्यों के कार्यकाल की अगर बात करें तो यह स्थायी सदन है। स्थायी इसलिए है क्योंकि कभी भी भंग नहीं होता। सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का होगा, और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसको उच्च सदन भी इसलिए कहते हैं कि ये कभी भी भंग नहीं होता, और प्रति 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और पुनः नए चुनकर आ जाते हैं। तो ये क्रम लगातार चलता रहता है, तो ये कभी भी भंग नहीं होता है, इसलिए यह स्थायी सदन है। राज्यसभा के पदाधिकारियों की बात करें तो राज्यसभा के पदाधिकारी 2 होते हैं, सभापति और उपसभापति, जिसके अंतर्गत सभापति जो होता है वो जो भारत का राष्ट्रपति है वो इस राज्यसभा का सभापति होता है, जो पदेन्द्र रूप से सभापतित्व का निर्वहन करता है। क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर उपराष्ट्रपति को कुछ कार्य निर्धारित नहीं किया गया, तो उसे राज्यसभा का सभापति बना दिया गया। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। और उपसभापति की अगर बात करें तो राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक उपसभापति का निर्वाचन करेंगे, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा। तो इसके पदाधिकारी कितने होते हैं? 2, सभापति और उपसभापति। सभापति कौन होगा? भारत का राष्ट्रपति, इसका पदेन्द्र सभापति होगा। उपसभापति राज्यसभा के सदस्य अपने में से एक चुनकर बनाते हैं। तो ये इस प्रकार से राज्यसभा का संगठन और रचना 5 बिंदुओं के आधार पर हमने समझी। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ क्या क्या है? तो राज्यसभा का पहला कार्य है विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्ति है राज्यसभा को। विधायी शक्ति का मतलब क्या होता है? राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर कानून निर्माण, विधान बनाने का काम करती है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान के संशोधन के बारे में बताया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्यसभा और लोकसभा मिलकर संविधान में संशोधन का कार्य करेंगे। वित्तीय शक्ति की अगर बात करें तो इस शक्ति के अंतर्गत राज्यसभा निर्बल अवस्था में है। वित्त संबंधी जो भी कार्य सर्वप्रथम है वह लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। लेकिन हाँ, जब विविध विधेयक पास हो जाता है तो पास होने के बाद जब राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो हाँ, ये अधिकार है इनको कि 14 दिन तक उसके ऊपर विचार विमर्श करे, चर्चा करे, कोई सुझाव देना है तो दे देवे, बस। इससे ज़्यादा वित्त संबंधी कोई राज्यसभा के पास शक्ति प्राप्त नहीं है। कार्यपालिका संबंधी शक्ति की अगर बात करें तो भारत के अंदर हम देखते हैं तो संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और संसदात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से भारत के लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके कारण कार्यपालिका संबंधी शक्तियों के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों को मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य को उनके पद से हटाने का अधिकार नहीं है। लेकिन पद से हटाने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने का इनके पास अधिकार है। तो ये कार्यपालिका संबंधी इनके पास शक्ति है। राज्यसभा की शक्तियों की अगर बात करें तो विविध शक्तियाँ क्या है, उसके कार्य क्या है विविध? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेकर उनका निर्वाचन करना। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उनके चुनाव में ये सदस्य सब भाग लेते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव भी राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के चुनाव के अंदर केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य मिलकर किसका चुनाव करते हैं? उपराष्ट्रपति का। ये ध्यान रखना, ये दोनों सदस्य, इन दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में इनके दोनों सदस्य और राज्य की सभी विधान मंडलों के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के साथ
मिलकर एक विविध शक्ति और प्राप्त है राज्यसभा को कि लोकसभा के साथ मिलकर वह पदाधिकारियों पर महाअभियोग लगा सकती है और उनको अपने पद से हटाने की कार्रवाई भी कर सकती है। ये भी एक विविध शक्ति इसको प्राप्त है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना है, उपराष्ट्रपति को हटाना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाना है, तो उनको उनके पद से हटाने के लिए महाअभियोग की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा के साथ मिलकर राज्यसभा निर्वहन करती है। उपराष्ट्रपति को उसके अगर पद से हटाना है तो सबसे पहले अगर प्रस्ताव अगर कहीं लाया जाएगा, पारित किया जाएगा, तो वो राज्यसभा में ही किया जा सकेगा, लोकसभा में नहीं। ये एक अलग विविध शक्ति इसको राज्यसभा को प्राप्त है। विशेष अधिकार की बात करें तो ध्यान रखना, ये विशेष दोनों अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है, केवल और केवल किसको है? राज्यसभा को। ये मोस्ट है, ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है कि राज्यसभा के विशेष अधिकारों को बताइए, तो ये दोनों अधिकार आपको लिखने चाहिए। तो विशेष अधिकार क्या है? अनुच्छेद 249 के अनुसार ये कहा गया है संविधान में कि राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है, उस पर कानून बना सकती है। ये अधिकार एक विशेष अधिकार इसको है। दूसरा, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक विशेष अधिकार ये प्राप्त है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का अगर सृजन करना है, उनका निर्माण करना है, तो भी राज्यसभा कर सकती है। ये विशेष अधिकार केवल किसको है? राज्यसभा को, लोकसभा को नहीं है। अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? तो आपने सुना होगा, IAS, IPS बनते हैं ना, तो ये IAS, IPS अधिकारी बनते हैं, RPS अधिकारी बनते हैं। ये सब अखिल भारतीय सेवाएं। ऐसी कोई नई अखिल भारतीय सेवा को सृजन करना है तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत कौन कर सकता है? राज्यसभा। तो अभी हमने विस्तृत रूप से राज्यसभा के बारे में आज समझा। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरह से आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। अब इस टॉपिक में से मैं कुछ आपसे 6-7 मूल्यांकन प्रश्न करूँगा और आपने समझा है तो इसका सारांश रूप में आपके सामने एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो आइए मैं आपको मूल्यांकन प्रश्न करा रहा हूँ, आप इनका उत्तर दीजिएगा। नहीं आता है तो मैं उत्तर लिखवाऊँगा, लेकिन कोशिश करना उत्तर निकालने की, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न के पश्चात मैं आपको इस अध्याय के गृह कार्य दूंगा। वो गृह कार्य आप अपनी कॉपी में ठीक से आज की दिनांक लगा के कर लीजिएगा। तो आइए हम प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। अभी जब हमने अध्ययन किया, पहला प्रश्न उत्तर आपको देना है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? बताइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कितनी हो सकती है? 250। बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? बिल्कुल सही उत्तर 12। कितने? 12 सदस्य। तीसरा प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है? सोचिए। शुरुआत में ही हम सदस्य संख्या पढ़ रहे थे, वहाँ इसका वर्णन किया था मैंने। बिल्कुल सही उत्तर कितनी है? 245। चौथा प्रश्न है, संविधान संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? बताइए। जब हम इधर कार्य और शक्तियाँ पढ़ रहे थे, संविधान संशोधन की शक्ति पढ़ रहे थे, उसके अंदर मैंने बताया था। बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बिल्कुल सही। कौन सा अनुच्छेद है? 368। अनुच्छेद 368। राज्यसभा को किन अनुच्छेदों के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए? अंतिम में मैंने समझा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी कहा था। राज्यसभा को किन अनुच्छेदों के अंतर्गत विशेष अधिकार दिए गए हैं? बताइए। अनुच्छेद, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, बोलिए बोलिए।
अनुच्छेद 249 और 312। 249 में क्या कहा गया है? राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकते हैं। और 312 में नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन राज्यसभा द्वारा किया जा सकता है। तो ये दो अनुच्छेद राज्यसभा के विशेष अधिकार है, लोकसभा के पास नहीं है। आपके लिए आज गृह कार्य है, 2 प्रश्न हैं। पिछले वीडियो में जो पढ़ा उसमें से एक प्रश्न और आज जो पढ़ा उसमें से एक प्रश्न। इन दोनों को अपनी कॉपी में आज की दिनांक लगाकर गृह कार्य लिख के ठीक से अपनी कॉपी में करेंगे।